गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पर चर्चा करेंगे। एक जेनेटिक्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में मैं बता दूं कि जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए थे सारा ग्रेगर जॉन मेंडल ने कंडक्ट किया था एंड मेंडल वाज फर्स्ट टू डेमोंस्ट्रेट हाउ द पेरेंटल कैरेक्टर पास फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इसीलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो इस टॉपिक को शुरू करने के पहले मैं चाहता हूं कि आपको मेंडल साहब का थोड़ा परिचय करा दूं। एक्चुअली मेंडल वाज बोर्न इन 1822 इन ऑस्ट्रेलिया इन ए वेरी पुअर फार्मर फैमिली, बट मेंडल वाज वेरी ब्रिलियंट, बहुत ही तेज था। मेंडल ने लगातार स्कूलिंग के बाद 7 इयर्स तक फिलोसफी की स्टडी करी। फिर 21 इयर्स के एज में वो एक मठ के पुजारी बना दिए गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेंडल ने 1851 में यूनिवर्सिटी ऑफ वियना गए और वहां उन्होंने फिजिक्स और बॉटनी की पढ़ाई शुरू की और उसके बाद जब वहां से वो लौटे तो ब्रूनो में जाकर के 14 साल तक एज ए टीचर उन्होंने पढ़ाया। फिर 1856 में उन्होंने अपना पहला एक्सपेरिमेंट गार्डन पीपल स्टार्ट किया। तो गार्डन पी को उन्होंने एज एक्सपेरिमेंटल प्लांट मटेरियल क्यों सेलेक्ट किया, तो इसके बारे में चर्चा हम लोग आगे करेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि मेंडल साहब का जब एक्सपेरिमेंट का दौर था उस समय साइंस उतना एडवांस नहीं था, लेकिन साइंटिफिक वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट थे उनका ध्यान भी मेंडल के एक्सपेरिमेंट की तरफ नहीं गया। बिल्कुल मेंडल के एक्सपेरिमेंट को नजरअंदाज कर दिया लोगों ने। बट मैं आपको बता दूं कि मेंडल वाज फर्स्ट टू यूज द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी, जो किसी भी साइंटिस्ट के बस की बात नहीं थी, जबकि साइंस उतना एडवांस नहीं था। प्रिंट मीडिया नहीं रहने के कारण, ज्यादा प्रचार प्रसार का माध्यम नहीं रहने के कारण मेंडल साहब ने अपने आइडेंटिटी को, अपने रिकॉग्निशन को हर लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। उसके बावजूद in 1866 his first paper the experiment on plant hybridization was published। उनका प्लांट में जो हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट था वो पब्लिश हुआ, लेकिन चूंकि वो खुद ही एग्रेसिव पर्सनालिटी के नहीं होने के कारण, बड़ा सीधे साधे थे मेंडल साहब, उन्होंने अपना रिकॉग्निशन सभी लोगों को नहीं करा पाया और 34 इयर्स तक उनका एक्सपेरिमेंट ज्यों का त्यों पड़ा रहा। तो क्या हुआ कि he died in 1884 without getting any recognition for his work। बड़ा दुखद हुआ। फिर बाद में साइंटिस्ट आए in 1900 बाद में उनके एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर किया। ह्यूगो डी व्रीज जो हॉलैंड के थे, कार्ल स्कॉलन जर्मनी के और इच वॉन डेस्मैक ऑस्ट्रेलिया के थे। इन तीनों साइंटिस्ट ने मिल करके फिर से उनके एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर किया और उन्होंने पाया कि मेंडल ने जो किया है वो बिल्कुल पत्थर का लकीर है, जो पत्थर मतलब मील का पत्थर साबित हुआ उसमें कि जो जो उन्होंने कहा था सारा का सारा बिल्कुल सही निकल रहा है। और प्लांट और एनिमल जेनेटिक्स में मेंडल्स के थ्योरी ने कहा था। तो मैं आज आपको बता रहा हूं मेंडल्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो पहले हम लोग जाने कि व्हाट यू मीन बाय इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? तो इनहेरिटेंस का मीनिंग होता है कि ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। क्योंकि मैंने आपको रिप्रोडक्शन में पढ़ाया था, आपको याद होगा कि रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन व्हिच all living things, either it may be plant or animal, produce offspring of its own kind to maintain the generation। यानी कोई एक स्पेसीज का जीव अपने ही तरह के संतान की उत्पत्ति करता है, भले वो एक जैसा देखने में ना हो, लेकिन ह्यूमन का चाइल्ड ह्यूमन और काव से काव और डॉग से डॉग ही पैदा होता है, बट दे आर नॉट सिमिलर और इसी को बोलते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन क्यों होता है? ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ जीन। और स्पेसीज मेंटेन क्यों रहता है? क्योंकि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहने के कारण दुनिया का सारा मनुष्य एक जैसा है, लेकिन सबों में जीन का नंबर अलग अलग होने के कारण सब ह्यूमन रहते हुए भी देखने में सब अलग अलग लगता है। तो मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट को जानने के पहले कुछ टर्म्स होते हैं जेनेटिक्स का, जिसको मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। जैसे मैं बता दूं कि व्हाट इज जीन। जीन क्या होता है? जीन तो एक्चुअली आपको मालूम होगा कि ये न्यूक्लियस है
और न्यूक्लियस के अंदर में पाएगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस ये है क्रोमोसोम, ये है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम तो क्रोमोसोम बना ही होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का, हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। तो डीएनए का मान लें कि ये डीएनए है, तो डीएनए कंडेंस्ड करता है, डीएनए कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन, क्रोमेटिन एंड क्रोमेटिन कंडेंस्ड करता है तो बनाता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम डीएनए का ही बना हुआ है, यानी डीएनए कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन एंड क्रोमेटिन कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम। और कोई भी जब नया सेल रहता है, यानी ठीक टेलोफेज के बाद क्या होता है कि काइरोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होगा, और साइटोकाइनेसिस में जो नया सेल बनता है तो क्रोमोसोम का क्या होता है कि डीकंडेंसेशन होता है और उससे बनता है क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन फिर जब रेप्लिकेशन के लिए आता है तो बनाता है डीएनए, और डीएनए रेप्लिकेट करता है ताकि उसका नंबर डबल हो और फिर से सेल डिवाइड कर सके। तो मैं बताऊं कि व्हाट इज जीन, जीन क्या होता है। तो जीन डीएनए का एक फ्रेगमेंट, ये है डीएनए। तो ये फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए और ये फ्रेगमेंट और सेगमेंट ऑफ डीएनए which can synthesize protein, synthesize protein is called gene। ये याद रखना। तो मेंडल साहब के समय में उन्होंने जीन के जगह पर फैक्टर वर्ड को यूज किया था, क्योंकि उनको नहीं पता चल पाया। वो देख रहे थे कि कैरेक्टर पास तो हो रहा है, लेकिन वो कैरेक्टर कौन पास करता है। तो उन्होंने कहा कोई फैक्टर है जो पेरेंट के कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग में ले जाता है। बाद में उसी फैक्टर का नाम आया जीन। अब है क्या कि हर एक कैरेक्टर के लिए वन पेयर ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी कैरेक्टर, जैसे मैं एक होमोलोगस क्रोमोसोम ले लूं, ये है क्रोमोसोम, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इसमें ये है जीन, ये जीन का पेयर है। जैसे हर एक पेयर में एक फादर का होता है, एक मदर का, एक मेल का, एक फीमेल का है। और इसमें ये है जीन, और क्रोमोसोम में जहां जीन का लोकेशन होता है, इस पोजीशन को बोलते हैं लोकस। लोकस यानी जीन के लोकेशन पॉइंट को बोला जाता है, जो कि किसमें, क्रोमोसोम में, उसको लोकस कहते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय एलील? एलील किसको कहते हैं? तो जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, ऐसा जीन का पेयर जो एक कंट्रास्टिंग ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे यहां मैंने दो जीन लिया, सपोज करें कि ये जीन है ब्लैक आई कलर के लिए, और ये है आई कलर के लिए मैंने ब्लैक, और ये है ब्लू, ब्लू कलर के लिए। तो दोनों तो कलर के लिए ही है, और थोड़ा सा एक दूसरे से मॉडिफाइड है, हल्का मॉडिफाइड है, इसको बोलते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेट। तो जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट आर कॉल्ड एलील। इसी दोनों जीन्स को एलील कहते हैं। यानी ऐसा जीन्स जो एक कंट्रास्टिंग ट्रेट के लिए कोड करता है, एक कंट्रास्टिंग ट्रेट को कोड करता है, जिससे दोनों सेम होना चाहिए, एक जैसा। जैसे आई कलर के लिए लेंगे तो दोनों जीन आई कलर, लेकिन ट्रेट डिफरेंट हो जाएगा, स्लाइटली मॉडिफाइड। जैसे एक ब्लू कलर लिए तो दूसरा ब्राउन कलर लिए, टॉल ले लिए तो दूसरा डार्क ले लिए। ऐसे पेयर ऑफ जीन्स को हम लोग बोलते हैं एलील्स बोला जाता है। तो ये एलील्स है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि हर एक कैरेक्टर के लिए, जैसे मैं ये दोनों जीन ले लूं, तो दोनों जीन में से कोई भी कैरेक्टर के लिए वन पेयर ऑफ जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल, एक जोड़ा जीन उत्तरदायित्व होता है। लेकिन आउट ऑफ द टू वन इज मोर पावरफुल। दोनों पावरफुल नहीं होता, आउट ऑफ द टू वन इज मोर पावरफुल एंड द पावरफुल जीन इज कॉल्ड डोमिनेंट जीन। ये दोनों में एक पावरफुल है, तो पावरफुल जीन इज कॉल्ड डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट जीन कहते हैं। एंड अदर इज कॉल्ड रिसेसिव। तो जो जनरेशन में दिखेगा वो डोमिनेंट जीन का आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा, और उस ट्रेट को बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। यानी ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर दिखाई पड़ेगा, वो फिनोटाइप, वो डोमिनेंट जीन के कारण आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज जीन, व्हाट आर एलील्स, व्हाट यू मीन बाय डोमिनेंट जीन एंड व्हाट आर एलील्स। यानी डोमिनेंट जीन के साथ में जो दूसरा जीन है
जो कि रिसेसिव कहलाता है, जो केवल साथ में रहता है लेकिन उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखाई नहीं पड़ता है। अब मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सा लॉस मेंडल ने दिया था। तो पी प्लांट में पहले मैं बताऊं कि कौन सा ट्रेट डोमिनेंट होता है और कौन सा रिसेसिव होता है, और कितने कैरेक्टर को मेंडल साहब ने ऑब्जर्व किया था और कितना ट्रेट्स उन्होंने देखा था। तो पहले मैं ये आपको बता दूं कि पी प्लांट में कौन कौन सा डोमिनेंट ट्रेट है, कौन कौन सा रिसेसिव ट्रेट है। तो आप उसको ध्यान से देखिए। मेंडल साहब ने 16 कैरेक्टर्स लिए थे। ये है कैरेक्टर डोमिनेंट, रिसेसिव, और ये रिसेसिव, डोमिनेंट और रिसेसिव में किसी को एक को मेल और दूसरे को फीमेल मान लिया जाता है, नहीं तो फिर आप फर्टिलाइजेशन कैसे कराएंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हमेशा गैमेट में ही होता है। तो आप यहां ध्यान दें, जब गैमेट बनाएंगे तब हम इसको यूज करेंगे। अब यहां मैं लिखूं हाइट। हाइट, तो हाइट ट्रेट नहीं होता, पहले आपको मालूम है हाइट कैरेक्टर है। अब हाइट टॉल है कि ड्वार्फ है, एंड ऑप्शन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट। ट्रेट का जो ऑप्शन होगा, यदि हाइट को हम टॉल बोल रहे हैं तो टॉल ट्रेट है, बट हाइट कैरेक्टर है। तो इसमें हमने ले लिया टॉल, और टॉल के लिए जो हम लोग जी को यूज करेंगे टीटी, और इसको ले लिए ड्वार्फ। तो मेंडल साहब ने बताया था कि यदि आप किसी एक ट्रेट के लिए इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल में यूज करते हो, तो उसी को रिसेसिव में सेम ट्रेट के लिए वही अल्फाबेट यूज होगा, केवल उसको स्मॉल लेटर में यूज करेंगे। जैसे टॉल के लिए मैंने टी यूज किया, तो ड्वार्फ के लिए मैं डी यूज नहीं कर सकता, तो सारा चीज फिर आपको गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ड्वार्फ के लिए आप यूज करेंगे क्या, स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये है डोमिनेंट ट्रेट, ये है रिसेसिव ट्रेट। अब मैं बताता हूं दूसरा, ये हाइट के लिए हो गया। दूसरा है सीड शेप। सीड शेप के लिए, तो सीड शेप में मैंने ले लिया राउंड। राउंड, तो राउंड के लिए कैपिटल आर, और रिंकल, रिंकल के लिए स्मॉल आर। ये है डोमिनेंट ट्रेट, ये है रिसेसिव ट्रेट। सीड कलर, सीड का शेप हो गया। अब सीड का कलर, कलर, तो कलर में एलो कलर जो होगा, कैपिटल वाई, ये है डोमिनेंट ट्रेट, और ग्रीन स्मॉल वाई, ये हो गया कलर ऑफ सीड। ये सीड का शेप था, ये सीड का कलर हो गया। चौथा आपका फ्लावर का कलर, तो कलर में वायलेट, यानी डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, और व्हाइट स्मॉल डब्ल्यू। यह है इसका एलिमेंट्स। 5 नंबर में लोग फ्लावर पोजीशन। तो फ्लावर पोजीशन में यदि एक्सियल होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट। एक्सियल मतलब ये प्लांट है, और फ्लावर यदि एक्सिस पर लगा है तो ये हमेशा डोमिनेंट होगा। और टर्मिनल, जैसे ये प्लांट है, फ्लावर यदि यहां लगा है तो इसको बोलते हैं टर्मिनल फ्लावर। तो टर्मिनल इज द रिसेसिव एंड एक्सियल इज द डोमिनेंट ट्रेट ऑफ फ्लावर। अब फ्लावर कलर हो गया, फ्लावर पोजीशन हो गया। अब चलिए 6 नंबर में पोड का शेप। पोड मतलब होता है वो मटर का छिमी जो होता है ना, उसको बोलते हैं पोड। यदि पोड जो है स्मूथ है नहीं, यानी इंटायर, इस तरह का बिल्कुल प्लेन, तो इसको बोलते हैं डोमिनेंट। और यदि यह कंस्ट्रिक्टेड हो, ऐसा कंस्ट्रिक्टेड, तो इसको बोलते हैं रिसेसिव ट्रेट।
अब पोर्ट का कलर लिया, पोर्ट कलर, यदि पोर्ट का कलर ग्रीन हो तो दिस इज डोमिनेंट। ग्रीन को आप ले सकते हो कैपिटल आगे जो भी आप ले सकते हैं ग्रीन कलर के लिए, और आपका येलो कलर जो होगा वो होगा आपका रिसेसिव। इस तरह से 7 कंट्रास्टिंग, 7 कैरेक्टर्स एंड 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट। ये 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट है, ये 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट है, यानी जितने एलिमेंट्स हैं सब कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, और ये है 7 कैरेक्टर। तो 7 कैरेक्टर्स एंड 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ये मेंडल साहब ने यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अब मैं बताऊं कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल साहब ने इनहेरिटेंस के 3 नियम दिए थे, 3 नियम दिया था इन्होंने, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो मैं सबसे बारी बारी से आपको एक एक लॉ के बारे में बताऊं। ये तो आपको पता चल गया कि कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। यानी जब हम क्रॉस कराएंगे तो आपको ये जानकारी जरूर होना चाहिए कि कौन सा डोमिनेंट ट्रेट कौन सा प्लांट को, कौन सा फिनोटाइप को एक्सप्रेस करेगा। यानी यदि टॉल है तो एक जैसा, मेंडल ने एक काम जरूर किया था कि जितने भी एक्सपेरिमेंट में प्लांट को यूज किया था वो प्योर लाइन का प्लांट था, यानी ये प्योर प्लांट था, इसको बोलते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस यानी दोनों एक जैसा था, टॉल टॉल और ये द्वार द्वार, इसको भी बोलते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस। तो यदि दोनों जीन एक जैसा हो तो इसको होमोजाइगस, और यदि अलग अलग तरह का हो तो उसको हेटेरोजाइगस। और हेटेरोजाइगस हमेशा आपको फिनोटाइप उसका टॉल ही आएगा, यानी डोमिनेंट ही शो करेगा। हम अभी आगे इसके बारे में आपको बताएंगे। तो मेंडल साहब का एक्सपेरिमेंट हम लोग आज देख रहे हैं कि कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट मेंडल साहब ने किया था, जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। तो मेंडल्स ने 3 एक्सपेरिमेंट दिए थे। व्हाट आर दे? तो पहला एक्सपेरिमेंट था द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ मेंडल का था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा इन्होंने नियम दिया था सेकेंड लॉ, जो मेंडल का था, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड द थर्ड लॉ था जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट। ये तीनों नियम मेंडल साहब ने दिए थे। सेकेंड लॉ को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बोला जाता है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। प्यूरिटी ऑफ गैमेट। तो आज मैं कोशिश करता हूं कि आपको ये फर्स्ट 2 लॉज इसमें कंप्लीट करा इस क्लास में, और जो दूसरा है ये थर्ड लॉ, उसको हम लोग आगे क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसके लिए क्या है कि इसको हम लोग बोलते हैं मोनोहैब्रिड क्रॉस, यानी एक कैरेक्टर का क्रॉस इन्होंने कराया। मेंडल साहब ने इसके लिए क्या किया कि 2 प्योर लाइन का प्लांट लिया, एक टॉल प्लांट। तो टॉल प्लांट में बताया था आपको कि इसका जो जीनोटाइप होगा, जीन होगा वो टीटी, और ड्वार्फ का स्मॉल टी, ये है G0, दैट इज पेरेंट प्लांट। ये पेरेंट प्लांट। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि गैमेटोजेनेसिस कराएंगे, गैमेट फॉर्मेशन कराएंगे। तो आपको मालूम है कि गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस होता है, जिसके कारण हैप्लॉइड गैमेट बनता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक को मेल और दूसरे को फीमेल मान लेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हमेशा अपोजिट सेक्स में होता है, अपोजिट गैमेट में होता है। तो इसमें हम लोग गैमेट बनाया क्या, P और T, और ये हो गया T एंड T, स्मॉल टी कैपिटल T। अब इन्होंने क्या क्या क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने से क्या हुआ, इसको क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने से क्या मिला, टीटी, तो
F1 जनरेशन जिसको बोलते हैं फर्स्ट फेलियर जनरेशन, जितने भी प्लांट आपको दिखाई पड़ रहे सब में कैपिटल टी है, यानी सब का सब डोमिनेंट हो गया। इसको बोलते हैं ऑल हाइब्रिड टॉल। हाइब्रिड टॉल, प्योर टॉल नहीं, हाइब्रिड टॉल, क्योंकि कोई प्योर नहीं है, सब में एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है। इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस, इसलिए सारे के सारे प्लांट टॉल हो गए। तो मेंडल्स को लगा कि एक को मैंने टॉल लिया, एक को ड्वार्फ लिया, तो F1 में सब के सब टॉल कैसे हो गए। इनको ये बात समझ में नहीं आई। बाद में उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया कि जो ड्वार्फ के लिए जो जीन थे शायद वो जीन खत्म हो गए। उन्होंने उसको ऑमिट कर दिया अपने रिकॉर्ड से कि फर्स्ट जनरेशन में जो ड्वार्फ प्लांट के जो जीन थे वो खत्म हो गए। फिर इन्होंने F1 जनरेशन का जो प्रोडक्ट मिला उसको सेल्फिंग करा दिया। सेल्फ मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस करा दिया, किसी भी दो को क्रॉस करा दिया। जैसे इसको और इसको मैं ले लूं, तो इसको मैं गैमेट पहले बनाऊं, गैमेट, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका मैं गैमेट बनाऊं कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको मान लूं मेल, इसको मान लूं फीमेल। अब इसको मैं सेल्फिंग करा दूं, इसको बोलते हैं सेल्फिंग, सेल्फ क्रॉस, सेल्फिंग करा दिया। तो सेल्फिंग कराने के बाद क्या मिला, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इस रिजल्ट को देखने के बाद मेंडल आश्चर्य में पड़ गया कि जो F1 में नहीं दिखा वो F2 में तो दिख गया। यानी यहां जो रिसेसिव प्लांट था वो एक भी नहीं है, यहां सारे टॉल थे, लेकिन यहां तो ड्वार्फ प्लांट दिखाई पड़ रहा। तो मेंडल आश्चर्य में पड़ गया कि आखिर हुआ क्या हुआ जो यहां पर जो है फिर से टॉल आ गया। तब उन्होंने सोचा कि आखिर किस कारण से ये कैपिटल के ड्वार्फ प्लांट यहां नहीं दिखाई पड़ा। यानी इस जीन में से कोई एक जीन है जो कि इसके कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने नहीं दे रहा है। तो वो कौन है जो इसके कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने नहीं दे रहा है? यानी वही होने नहीं दे रहा है जो दिख रहा है, यानी कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है, यानी जो डोमिनेंट टी है वो रिसेसिव टी के कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट होने नहीं दे रहा है। तो F2 जनरेशन में क्या मिला, ये दो ठो मिला। आप देख रहे हो कि हाइब्रिड टॉल और एक प्योर टॉल और एक प्योर ड्वार्फ। इन्होंने इसके बाद यहां पर आप ध्यान से देखो कि इसका फिनोटाइप क्या है। तो फिनोटाइप किसको कहते हैं? फिनोटाइप बोलते हैं जो दिखता है। जैसे आप दिखते हो, ये आपका फिनोटाइप है। लेकिन आप ऐसा कैसे दिखते हो? तो जो कारण है वो जीन है, और जीन दिखता नहीं, तो जीन को बोलते हैं जीनोटाइप, और जिस कारण से आप दिखते हो उसको फिनोटाइप। जैसे पौधा टॉल है, तो टॉल दिखाई पड़ रहा है तो वो उसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर है, लेकिन वो फिनोटाइपिक कैरेक्टर क्या है, ये किसके कारण है? ये कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी के कारण। ये दोनों में से कोई एक कारण हो सकता है जिसके कारण पौधा टॉल है। क्लियर? तो इसका मैं पहले फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो लिख दूं। इसका पहले मैं फिनोटाइपिक रेशियो लिखता हूं, फिनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो में हम लोग देखते हैं क्या है कि 3 ठो टॉल है, तो 3/4, 3 में से आप देख लो 4 में से 3 टॉल है, तो 3/4 बोलते हैं। और टॉल 3/4 और ड्वार्फ 1/4, यानी जब रेशियो दिखना है इसका 3:1, ये हो गया इसका फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइप मतलब 3 टॉल दिखेगा और 1 ड्वार्फ दिखेगा। यदि इसका जीनोटाइपिक रेशियो में लिखूं तो जीनोटाइपिक रेशियो में आप देखते हैं एक प्योर टॉल है, यानी 1/4 रेस टू 2/4 रेस टू 1/4, यानी 1:2:1। एक प्योर टॉल, 2 इम्प्योर टॉल और एक प्योर ड्वार्फ। इसी को हम लोग बोलते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का पहला नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी यदि हम लोग एक प्योर टॉल और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस कराते हैं तो F1 में ऑल टॉल होगा और F2 में फिनोटाइपिक रेशियो जो होगा आपको 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, और यह प्लांट के साथ और एनिमल के साथ सबके साथ लागू होता है। इसीलिए
मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट को बहुत ज्यादा वैलिडिटी मिला। आज तक जेनेटिक्स में मेंडल्स का कोई जवाब नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि इसी का जो सेकेंड लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो इसी में हमें आपको चूंकि इसमें एक कैरेक्टर को लिया गया है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है। तो मैं इसी में आपको बता दूं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसी में हम आपको दिखा सकते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। क्यों? क्योंकि F1 जनरेशन में आप ध्यान से देखिए कि F1 जनरेशन में सब के सब क्या है? सब के सब हाइब्रिड। लेकिन मेंडल्स का कहना था कि हाइब्रिड्स भले ही दो डिफरेंट टाइप का एलील यहां है, लेकिन साथ में रहते हुए भी ये दोनों में ब्लेंडिंग कभी नहीं होता, दोनों मिक्सअप कैरेक्टर कभी डेवलप नहीं करता है। यानी जब भी यह आगे जनरेशन को फॉलो करेगा तो ये इंडिविजुअली सेपरेट होगा और अपने ट्रेट को मेंटेन करेगा। यानी ईच जीन इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन इट्स आइडेंटिटी जनरेशन टू जनरेशन। चाहे इसको कितनों जनरेशन में क्यों ना ले जाए, यह अपना अपना साथ में रहते हुए भी दोनों में किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं होगा, किसी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा और दोनों अपने आइडेंटिटी को मेंटेन रखेगा और नेक्स्ट जनरेशन में यह अपना कैरेक्टर को शो करेगा। जैसे यहां दिखाया है, यहां से दोनों अलग हो गया, यहां से दोनों अलग हो गया। जैसे साथ में था, कोई केमिकल इंटरेक्शन होता तो कोई थर्ड जीनोटाइप आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो चूंकि ये T और ये T अपना आइडेंटिटी को मेंटेन रखा, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यानी सेग्रीगेट मतलब अलग होना। हर एक जीन अपने आइडेंटिटी को मेंटेन रखने के लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो खुद ही अपना कैरेक्टर को शो करता है जब वो आगे जनरेशन में आता है। इसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गेमिंग और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो दिस इज द फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल, और जो थर्ड लॉ है उसको हम लोग आगे क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।